चलिए आज बात करते हैं बायोलॉजी के एक बहुत ही फंडामेंटल मतलब एकदम बुनियादी कॉन्सेप्ट की, जनन, जिसे हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। और ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी का, हर जीव के अस्तित्व का बेसिस है। पता है, कहते हैं कि ये वो टॉपिक है जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार आता है। तो जाहिर है इस पर ध्यान देना तो बनता ही है। लेकिन कभी सोचा है कि आखिर ये टॉपिक इतना जरूरी है ही क्यों? तो ठीक है, चलो इसमें थोड़ा और डीप में चलते हैं। और देखिए, किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही कि उसकी जड़ से शुरू किया जाए, मतलब उसकी परिभाषा से। तो जनन है क्या आखिर? देखिए, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे नए जीव, जिन्हें हम ऑफस्प्रिंग या संतति कहते हैं, अपने पेरेंट्स यानी जनक से पैदा होते हैं। बस इतना सिंपल है, एक प्रोसेस, पेरेंट्स और उनसे पैदा होने वाले ऑफस्प्रिंग। और यहीं से पता चलता है कि ये प्रोसेस इतना इतना जरूरी क्यों है। असल में यही वो तरीका है जिससे कोई भी स्पीशीज, कोई भी प्रजाति चलती रहती है, आगे बढ़ती है। सोचिए, अगर ये ना हो तो जो जिंदगी हम आज देख रहे हैं वो होगी ही नहीं। अब मजे की बात यह है कि जिंदगी ने इस जरूरी काम को करने के लिए कोई एक तरीका नहीं, बल्कि दो मेन रास्ते बनाए हैं। कमाल है ना? चलिए देखते हैं कौन से हैं वो दो तरीके। हाँ, सिर्फ दो। पूरी प्रकृति में रिप्रोडक्शन के बस दो ही मेन टाइप्स हैं। और यही बात इस टॉपिक को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। तो ये रहे वो दो टाइप। पहला है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम सुनने में शायद एक जैसे लगें, पर यकीन मानिए, इनके काम करने का तरीका जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर वो फर्क है क्या? चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर समझते हैं कि इनका सबसे बड़ा, सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन की। जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, अलैंगिक, इसमें सिर्फ सिर्फ एक ही पेरेंट शामिल होता है, कोई पार्टनर नहीं चाहिए। मतलब ये सबसे सीधा, सबसे सिंपल तरीका है। और अब आते हैं लैंगिक जनन पर, जो इसके बिल्कुल उल्टा है। इसमें, जैसा कि सब जानते हैं, आमतौर पर दो पेरेंट्स शामिल होते हैं। तो ये प्रोसेस अलैंगिक वाले से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो है ही, पर इसके अपने ही फायदे हैं। तो अगर कोई पूछे कि इन दोनों में सबसे सबसे बड़ा फर्क क्या है, तो वो है पेरेंट्स की संख्या। एकदम साफ है, अलैंगिक में एक और लैंगिक में दो। यही है सबसे बेसिक डिफरेंस। सोचिए, प्रोसेस एक ही है, लेकिन जिंदगी को चलाने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजीज। ये लाइन ना इस पूरे टॉपिक का निचोड़ बता देती है। देखिए, मकसद तो एक ही है, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना, पर उस तक पहुंचने के रास्ते वो दो हैं। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार सवाल खड़ा होता है। जब प्रोसेस एक है, तो ये दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज क्यों? मतलब जिंदगी ने इन दोनों तरीकों को क्यों बनाया? हर तरीके के अपने क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं? इस पर सोचना शायद इस टॉपिक को और गहराई से समझने की सबसे अच्छी शुरुआत है। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि क्या जिंदगी बिना किसी पार्टनर के अकेले ही आगे बढ़ सकती है? तो आज हम लोग प्रकृति की इसी कमाल की क्षमता यानी अलैंगिक जनन के राज खोलेंगे। तो जो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है वो ये है कि आखिर ये कौन सा जादू है जिससे एक अकेला जीव अपनी ही इतनी सारी कॉपियां बना लेता है, और वो भी बिना किसी की मदद के। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस प्रोसेस का नाम है, जैसा कि हम देख रहे हैं, अलैंगिक जनन। ये बायोलॉजी की एक ऐसी फंडामेंटल प्रोसेस है जहां बस एक सिंगल पेरेंट ही काफी है। और सबसे दिलचस्प बात, जो संतान पैदा होती है वो जेनेटिकली बिल्कुल, मतलब बिल्कुल अपने पेरेंट की कार्बन कॉपी होती है। कोई मिक्सिंग नहीं, एकदम परफेक्ट क्लोन। ओके, तो अब इसमें थोड़ा और गहराई में जाते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन के ना कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम शुरुआत करेंगे दो सबसे बेसिक तरीकों से, जो विभाजन यानी बंटवारे पर आधारित हैं। ये ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे प्रकृति खुद को बांटकर नई जिंदगी बनाती है। तो विभाजन के जो दो मुख्य तरीके हैं वो हैं द्विखंडन और बहुखंडन।
हाँ हाँ, नाम थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं पर इनके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। चलिए एक एक करके इनको आराम से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्विखंडन की। अब जैसा कि इसके नाम से ही साफ है, द्वि यानी दो। इसमें असल में एक कोशिका या जीव खुद को दो बराबर एक जैसे हिस्सों में बांट लेता है और बस हो गए दो नए जीव तैयार। ये प्रकृति का कह सकते हैं सबसे सीधा साधा गुणा करने का तरीका है। इसके आम उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम जैसे सूक्ष्म जीव। जब भी इनको आसपास का माहौल सही मिलता है ना, ये बस फटाफट बंटवारा करके अपनी आबादी बढ़ाते जाते हैं। अब आते हैं इसके आगे बहुखंडन पर। ये द्विखंडन से थोड़ा अलग है। यहाँ बहु का मतलब है बहुत सारे। इसमें एक जनक कोशिका दो में नहीं बल्कि एक साथ ही कई सारी छोटी छोटी संतति कोशिकाओं में टूट जाती है। तो एक झटके में एक से अनेक। कमाल है ना। और इसका एक बहुत ही बदनाम उदाहरण है प्लाज्मोडियम। हाँ, ये वही परजीवी है जो इतनी खतरनाक बीमारी मलेरिया फैलाता है। पता है ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है? बिल्कुल इसी बहुखंडन के तरीके से अपनी गिनती को लाखों करोड़ों में बढ़ाकर हमें बीमार कर देता है। तो विभाजन के तरीके तो हमने समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरी स्ट्रैटेजी देखते हैं। ये तरीके विभाजन से अलग हैं। इनका फोकस जनक के शरीर से नई जिंदगी को उगाने पर होता है। अगला तरीका है कलिका जनन या बडिंग। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी पौधे पर एक छोटी सी कली निकलती है ना, बिल्कुल वैसे ही जनक जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार या कली बनती है। ये कली धीरे धीरे बड़ी होती है और जब पूरी तरह तैयार हो जाती है तो अपने जनक से अलग होकर एक नई आजाद जिंदगी शुरू कर देती है। इसके सबसे आम उदाहरण है यीस्ट, वही जिसे हम ब्रेड और केक बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और पानी में रहने वाला एक छोटा सा जीव हाइड्रा। ये दोनों ही अपने शरीर से छोटी छोटी कलियां निकालकर अपने जैसे नए जीव बनाते हैं। और फिर आता है खंडन। ये तो पुनर्जनन की एक जबरदस्त प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है कि जनक जीव बस कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, और यहाँ है इसका मजेदार हिस्सा। हर एक टुकड़ा, जी हाँ, हर एक टुकड़ा फिर से बढ़कर एक पूरा नया जीव बना लेता है। इस प्रक्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण है स्पाइरोगायरा नाम का शैवाल। सोचकर देखिए, एक लंबा सा स्पाइरोगायरा है और वो कई टुकड़ों में टूट जाता है। फिर क्या? फिर हर एक टुकड़ा जैसे कोई जादू हो, एक नया पूरा स्पाइरोगायरा बन जाता है। सच में ये प्रकृति की फिर से बनाने की शक्ति का एक बेहतरीन नमूना है। तो अब तक हमने 4 अलग अलग तरीकों के बारे में जाना। चलिए एक जल्दी से इन सब का रिकैप करते हैं ताकि सारी चीजें एकदम साफ हो जाएं। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं। द्विखंडन, एक से बने दो, उदाहरण अमीबा। बहुखंडन, एक से बने अनेक, उदाहरण प्लाज्मोडियम। कलिका जनन, शरीर पर एक कली से नया जीव, उदाहरण हाइड्रा। और खंडन, टूटे हुए टुकड़ों से नया जीवन, उदाहरण स्पाइरोगायरा। देखा, 4 अलग अलग स्ट्रैटेजी पर लक्ष्य एक ही, जीवन को आगे बढ़ाना। तो हमने देखा कि कैसे एक साधारण बंटवारे से लेकर टूटे हुए टुकड़ों से पूरा का पूरा जीव बनने तक अलैंगिक जनन के ये तरीके प्रकृति की अविश्वसनीय कुशलता और सरलता को दिखाते हैं। ये सच में कमाल है। तो आखिर में एक सवाल जहन में आता है, इन सभी अद्भुत तरीकों में से अस्तित्व को बचाने के लिए प्रगति की कौन सी रणनीति सबसे ज्यादा कुशल है? साधारण विभाजन या कलिका जनन या फिर टुकड़ों से नया जीवन बनाना? कभी सोचा है कि क्या कोई जीव खुद को 2 हिस्सों में बांट ले और दोनों हिस्से जिंदा रहें? या फिर एक छोटे से टुकड़े से पूरा का पूरा एकदम नया जीव बन जाए? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? पर ये सच है। प्रकृति में ये सब हर रोज होता है। तो आज हम अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इसी हैरान कर देने वाली दुनिया में उतरने वाले हैं, जहां कुदरत अपने हैरत अंगेज क्लोन खुद बनाती है। तो सवाल ये है, क्या सच में कोई जीव अपने कटे हुए टुकड़ों से फिर से पूरा बन सकता है?
ये तो किसी सुपर हीरो की कहानी जैसा लगता है कि कोई अपना खोया हुआ अंग फिर से उगा ले। ये तो जीव विज्ञान के नियमों को एक तरह से चुनौती देने जैसा है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि प्रकृति ने इसका जवाब लाखों साल पहले ही खोज लिया था? जवाब है बिल्कुल हाँ। और इस अविश्वसनीय क्षमता का नाम है पुनरुत्पादन या रीजेनरेशन। और देखिए, ये सिर्फ घाव भरने से कहीं कहीं ज्यादा है। ये तो एक कमाल की जीवन रक्षक रणनीति है। ये कुछ जीवों को ऐसी चोटों से भी बचा लेती है जो दूसरों के लिए जानलेवा होती हैं। और मजे की बात यह है कि इसी बहाने वो अपनी संख्या भी बढ़ा लेते हैं। अच्छा, जरा इसको ऐसे समझिए। एक जीव को कई टुकड़ों में काट दिया गया। अब मरने के बजाय हर एक टुकड़ा एक बिल्कुल नया, अपने जैसा ही जीव बन जाता है। मतलब एक से अचानक कई। ये प्रकृति की सबसे चालाक और अविश्वसनीय तरकीबों में से एक है ना? और अगर इस कला के असली मास्टर से मिलना है तो मिलिए प्लैनेरिया से। देखने में ये एक बहुत ही साधारण सा कीड़ा लग सकता है, लेकिन इस छोटे से जीव के पास एक ऐसी सुपर पावर है जो इसे जैविक रूप से कह सकते हैं कि लगभग अमर बना देती है। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। तो हमारे पास एक पूरा प्लेनेरिया है। अब मान लीजिए चाहे गलती से या जानबूझकर इसे टुकड़ों में काट दिया जाता है, और अब होता है असली जादू। हर एक टुकड़ा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपने खोए हुए हिस्सों को फिर से बनाना शुरू कर देता है। मतलब सिर वाले हिस्से में पूंछ उगाती है और पूंछ वाले हिस्से में एक नया सिर। और देखते ही देखते एक कीड़े से कई सारे क्लोन तैयार हो जाते हैं। कमाल है। तो पूरे शरीर के अंगों को फिर से बनाने की क्षमता से अब हम एक ऐसे तरीके पर आते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करता है। यहां बात शरीर के टुकड़ों की नहीं, बल्कि उन नन्हे जीवन के बीजों की है जो एक नई शुरुआत करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं बीजाणु जनन। इसमें होता क्या है कि जीव छोटे छोटे बहुत मजबूत कण बनाते हैं, जिन्हें बीजाणु या स्पोर्स कहते हैं। इनको ना छोटे छोटे टाइम कैप्सूल्स की तरह समझ सकते हैं, जिनके ऊपर एक मजबूत सुरक्षा कवच होता है। और यही कवच इन्हें सूखे, गर्मी और हर तरह के मुश्किल हालात से तब तक बचाता है जब तक अंकुरित होने का सही समय और सही जगह नहीं मिल जाती। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम इस प्रक्रिया को अपने चारों ओर हर समय देखते हैं, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। कभी पुरानी ब्रेड पर लगी फफूंदी देखी है, या जंगल में उगे मशरूम? ये सब फंगी जगत का हिस्सा हैं और इसी तरीके से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इनके बीजाणु इतने हल्के होते हैं कि हवा के साथ मीलों दूर तक सफर करते हैं, और जहां भी सही माहौल मिलता है वहां एक नया जीवन शुरू कर देते हैं। और अब चलते हैं हमारी तीसरी और आखिरी विधि की तरफ, जो हमें सीधे पौधों की दुनिया में ले जाती है। पौधों ने भी खुद को क्लोन करने का एक बड़ा ही शानदार तरीका निकाला है, और वो है वनस्पति जनन। इसका सीधा सा मतलब है कि एक पौधे को अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए हमेशा बीज की जरूरत नहीं होती। जी हां, तने का एक टुकड़ा, जड़ का एक हिस्सा, या यहां तक कि सिर्फ एक पत्ती भी एक बिल्कुल नया, जेनेटिक रूप से हूबहू वैसा ही पौधा उगा सकती है। अगर किसी ने कभी गुलाब की कलम लगाई है तो उसने खूब इस तरीके का इस्तेमाल किया है। तो जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, पौधे खुद को क्लोन करने के लिए इन तीन मुख्य भागों का इस्तेमाल करते हैं: तना, जड़ और यहां तक कि पत्तियां भी। इनमें से हर एक हिस्से में पूरे पौधे की एक सटीक कॉपी बनाने की क्षमता होती है। ये स्लाइड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ बेहतरीन उदाहरण दिखाती है। आलू, जो असल में एक मोटा तना ही है, अपनी आंखों से नए पौधे उगाता है। गुलाब की एक काटी हुई टहनी जमीन में एक नई झाड़ी बन जाती है। और ब्रायोफिल्म, ये तो सचमुच अद्भुत है। इसकी पत्तियों के किनारों पर ही छोटे छोटे पूरे पौधे उगाते हैं जो बस नीचे गिरते हैं और अपनी जड़ें जमा लेते हैं। तो हमने तीन बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही दिलचस्प तरीके देखे जिनसे जीवन खुद की नकल तैयार करता है। चलिए एक बार फटाफट से इन रणनीतियों के बीच के मुख्य अंतर को समझ लेते हैं। यहां सबसे बड़ा फर्क जानते हैं क्या है? पुनरुत्पादन अक्सर किसी चोट या दुर्घटना की वजह से होता है। ये एक अचानक हुई घटना है। वहीं दूसरी ओर बीजाणु और वनस्पति जनन, ये सोची समझी प्रक्रियाएं हैं।
मतलब जीव खास तौर पर प्रजनन के उद्देश्य से ही विशेष संरचनाएं बनाते हैं, जैसे बीजाणु या पत्ती की कलियां। एक एक्सीडेंटल है, दूसरा इंटेंशनल। तो ये थे वो 3 शानदार तरीके जिनसे जीवन बिना किसी साथी के खुद को फैलाता है: पुनरुत्पादन, बीजाणु जनन और वनस्पति जनन। हर एक तरीका अपने आप में विकास का एक शाहकार है, एक मास्टरपीस। और प्रकृति की इन क्लोनिंग लैब्स का ये दौरा हमें एक आखिरी दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। इन तरीकों को जानने के बाद क्या लगता है सबसे कुशल, सबसे एफिशिएंट तरीका कौन सा है? क्या ये पुनरुत्पादन की अविश्वसनीय क्षमता है जो लगभग अमरता का वादा करती है, या फिर बीजाणुओं की वो ताकत जो उन्हें दूर दूर तक फैला देती है? इस पे जरूर सोचिएगा। जिंदगी एक चमत्कार है ना? पर कभी सोचा है कि वो सबसे पहला पल, वो पहली चिंगारी आखिर होती कैसी है? आज हम उसी जादुई सफर पर चलेंगे जिसे कहते हैं लैंगिक जनन। तो सवाल ये उठता है, जिंदगी की शुरुआत होती कैसे है? सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब बहुत गहरा है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है लैंगिक जनन। अंग्रेजी में से कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सच पूछे तो यही वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर हर नए जीवन की शानदार इमारत खड़ी होती है। अब देखिए, इस कहानी में 2 बहुत ही खास, बहुत ही अहम किरदार हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं ना, तभी कुछ कमाल का होता है, कुछ बिल्कुल नया बनता है। तो चलिए मिलते हैं इनसे। इन्हें जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं, वो सबसे जरूरी हिस्से जिनके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। तो ये रहे हमारे 2 हीरो। एक तरफ है नर युग्मक, जिसे हम शुक्राणु या स्पर्म के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ है मादा युग्मक यानी अंडाणु, जिसे एग या ओवम भी कहते हैं। तो ये युग्मक आखिर हैं क्या? वेल, इन्हें ऐसे समझिए कि ये 2 स्पेशल सेल्स हैं, 2 खास कोशिकाएं, और दोनों के पास एक बहुत जरूरी जानकारी है। कह सकते हैं कि एक नए जीवन को बनाने का आधा आधा सीक्रेट कोड इन्हीं के पास होता है, और जब तक ये दोनों मिलते नहीं, वो कोड अधूरा ही रहता है। और अब आता है वो पल, वो सबसे जादुई मोमेंट, जब ये दोनों आधे अधूरे हिस्से, ये दोनों सीक्रेट कोड्स एक दूसरे से मिलते हैं। इसे कहते हैं युग्मकों का संलयन। ये पूरा प्रोसेस आप कह सकते हैं कि 4 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, नर युग्मक यानी शुक्राणु। स्टेप 2, मादा युग्मक यानी अंडाणु। स्टेप 3, इन दोनों का मिलना, जिसे हम कहते हैं निषेचन। और स्टेप 4, इसका नतीजा, एक बिल्कुल नई सेल, जिसे कहते हैं युग्मनज। तो चलिए इस तीसरे स्टेप को जरा और समझते हैं। इस प्रोसेस का साइंटिफिक नाम है निषेचन, अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन। ये बस वो पल है, वो लम्हा है जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, और यहीं से असल में जीवन की शुरुआत होती है। और इस फ्यूजन का नतीजा क्या होता है? एक अकेली, सिंगल, बिल्कुल नई कोशिका बनती है। सोचिए, बस एक सेल, और यहीं से, इसी एक कोशिका से एक नए जीव का, एक पूरी जिंदगी का वो अविश्वसनीय सफर शुरू होता है। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को एक सिंपल से फॉर्मूले में लिखना चाहें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा: शुक्राणु प्लस अंडाणु और नतीजा है युग्मनज। स्पर्म प्लस एग इक्वल्स जाइगोट। कितना सिंपल और कितना पावरफुल है। यही जिंदगी का सबसे पहला समीकरण है। और ये जो नई सेल बनी है ना, इसका नाम है युग्मनज या जाइगोट। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इसी एक नन्ही सी कोशिका के अंदर एक पूरे जीव का, एक पूरे इंसान का ब्लूप्रिंट छिपा होता है। उसका पूरा का पूरा नक्शा। बस एक सेल, हम सब की कहानी, हर किसी की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। एक अकेली कोशिका से, एक ऐसी कोशिका जिसमें एक पूरा ब्रह्मांड बनाने की ताकत थी। तो चलिए इस सवाल पर सोचते हैं, आखिर एक अकेली कोशिका से खरबों कोशिकाओं वाला इतना कॉम्प्लेक्स शरीर कैसे बन जाता है?
ये जिंदगी की कहानी का अगला चैप्टर है और शायद कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार। हर फूल के अंदर ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी होती है। तो चलिए आज मिलकर उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सोचिए, फूल सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होते, उनका एक बहुत बड़ा मकसद होता है। पर वो मकसद है क्या? हाँ, यही तो वो राज है जिसे हम आज खोलने वाले हैं। और इस राज की जड़ पता है कहाँ है? वो फूल में ही है। देखिए, ये सिर्फ एक सुंदर सा हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पौधे के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब लैंगिक प्रजनन का सेंटर है। एक ऐसा स्टेज जहां एक बहुत ही चमत्कारी घटना होती है। आप सोचिए, इसकी हर एक पंखुड़ी, इसका रंग, इसकी खुशबू, इन सब का सिर्फ एक ही मकसद है, एक नया जीवन बनाना। मतलब इसकी पूरी की पूरी बनावट ही इसी कमाल के काम के लिए की गई है। तो फिर इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं? अरे भाई, चलिए मिलते हैं हमारे हीरो और हीरोइन से, यानी फूल के नर और मादा भागों से, जो इस पूरी प्रोसेस के बिल्कुल सेंटर में है। तो सबसे पहले बात करते हैं केसर की, जिसे स्टेमन भी कहते हैं। ये है फूल का नर भाग, यानी कि हमारा हीरो। और इसका काम क्या है? इसका काम है पराग के छोटे छोटे कण बनाना, जो एक नए जीवन को शुरू करने के लिए आप समझ लीजिए सबसे जरूरी चीज है। और अब आती है वर्तिकाग्र, यानी पिस्टिल, फूल का मादा भाग। इसे खास तौर पर पराग को रिसीव करने और भविष्य के बीजों को सहेज कर रखने के लिए बनाया गया है। मतलब ये एक नई पीढ़ी को जन्म देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, तो हमारे पास नर और मादा भाग दोनों है, लेकिन ये मिलते कैसे हैं? सवाल तो ये है। यहीं से शुरू होती है परागण, यानी पॉलिनेशन की एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया। सीधे शब्दों में कहें तो परागण का मतलब है पराग का नर केसर से मादा वर्तिकाग्र तक पहुंचना। अब ये सुनने में तो बड़ा सिंपल सा काम लगता है ना? पर इसके बिना पौधे का वंश ही आगे नहीं बढ़ सकता। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लेकिन एक मिनट, पराग ये सफर तय कैसे करता है? मतलब पौधे तो चल फिर नहीं सकते, राइट? यही तो नेचर का कमाल है। प्रकृति ने इसका भी एक बहुत ही शानदार हल निकाला है। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए ना, पौधों के पास दो मेन स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहली है स्वपरागण, यानी सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें पराग उसी फूल के अंदर ही ट्रांसफर हो जाता है। और दूसरी स्ट्रैटेजी है परपरागण, यानी क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें हवा, पानी या फिर मधुमक्खियों जैसे मददगार पराग को एक फूल से उठाकर दूसरे फूल तक ले जाते हैं। तो जब पराग अपनी मंजिल तक, यानी वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, तब आता है इस कहानी का सबसे मैजिकल मोमेंट, निषेचन, या जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये वो पल है, वो खास लम्हा, जब नर और मादा रिप्रोडक्टिव सेल्स एक हो जाते हैं। बस इसी एक पल में एक नए जीवन की नींव रखी जाती है। एक ऐसा जीवन जो आगे चलकर एक बीज की शक्ल लेगा। तो ठीक है, निषेचन तो हो गया, पर इस पूरी कमाल की प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है? बनता क्या है इससे? फर्टिलाइजेशन के बाद पता है क्या होता है? फूल में एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। उसकी पंखुड़ियां मुरझाकर गिर जाती हैं और जो अंडाशय यानी ओवरी होती है, वो धीरे धीरे फूलकर एक रसीले फल में बदल जाती है। और उसी फल के अंदर एकदम सुरक्षित वो बीज रहते हैं, फूल की असली विरासत। सोचिए, हर एक छोटा सा बीज अपने आप में एक पूरा का पूरा पौधा है। बस वो सही समय और सही माहौल का इंतजार कर रहा होता है। ये जीवन के उस सर्कल का सिंबल है जो कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए फटाफट से इस पूरे सफर को एक बार फिर से देखते हैं और जीवन के इस कमाल के चक्र को एक साथ समझते हैं। तो सब कुछ शुरू होता है परागण से, यानी जब पराग अपना सफर शुरू करता है। इसके बाद आता है निषेचन, जहां कोशिकाएं एक हो जाती हैं। फिर बनता है बीज, जिसमें एक नया जीवन, आप कह सकते हैं, पैक होता है।
और आखिर में बनता है फल, जो उस बीज की हिफाजत करता है और उसे दूर दूर तक फैलाने में मदद करता है। और ये सब मिलकर एक पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं। एक बीज से एक पौधा बनता है, पौधे से एक फूल खिलता है और फिर उसी फूल से वापस एक बीज बनता है। लाइफ का एक कितना खूबसूरत और पावरफुल साइकिल है जो बस चलता ही रहता है। तो अगली बार जब कोई फल हाथ में उठाएं तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि उसकी कहानी कितनी कमाल की है। एक छोटे से फूल से शुरू हुई एक इनक्रेडिबल जर्नी की कहानी। आज बात करते हैं मानव शरीर के एक, कह सकते हैं, सबसे कमाल के सिस्टम की, हमारा प्रजनन तंत्र। चलिए समझते हैं कि ये जो जीवन की इतनी इनक्रेडिबल प्रोसेस है, ये आखिर मुमकिन कैसे होती है। तो कभी सोचा है कि ये जो जीवन है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आखिर चलता कैसे रहता है। ये सिर्फ बायोलॉजी का सवाल नहीं है, ये तो हमारे वजूद, हमारे एग्जिस्टेंस का एकदम कोर है। और इसका जवाब, हाँ, वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही छिपा है। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और इस पहेली को समझने के लिए ना, हमें मिलना होगा दो मेन प्लेयर से, पुरुष प्रजनन तंत्र और स्त्री प्रजनन तंत्र। और ये रहे हमारे दोनों सितारे, एक तरफ पुरुष प्रजनन तंत्र और दूसरी तरफ स्त्री प्रजनन तंत्र। देखने में भले ही ये अलग हों, इनके हिस्से भी अलग अलग हैं, लेकिन जब बात एक नई जिंदगी बनाने की आती है ना, तो ये दोनों मिलकर एक कमाल का, एक खूबसूरत सा डुएट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पुरुष प्रजनन तंत्र से। आइए जरा गौर से देखें कि इस सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन-कौन से हैं और उनका काम क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अंडकोश की। देखिए, ये सिर्फ एक अंग नहीं है, इसे एक तरह की फैक्ट्री समझिए। एक ऐसी फैक्ट्री जहां पुरुष प्रजनन कोशिकाएं, मतलब कि शुक्राणु, बनते हैं। इसके बाद आती है वीर्य वाहिनी। अब अगर अंडकोश फैक्ट्री है, तो वीर्य वाहिनी को आप एक हाईवे की तरह समझ सकते हैं। ये वो रास्ता है जो शुक्राणुओं को उनके सफर में अगले स्टॉप तक ले जाता है। अगला हिस्सा है लिंग। इसका काम ये है कि ये प्रजनन की प्रक्रिया में शुक्राणुओं को स्त्री प्रजनन तंत्र तक पहुंचाने में एक डिलीवरी सिस्टम की तरह मदद करता है। और फिर है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये ग्रंथि एक खास तरह का फ्लूइड बनाती हैं। ये फ्लूइड क्या करता है? ये शुक्राणुओं को पोषण देता है, उनकी हिफाजत करता है, ताकि वो अपना सफर पूरा कर सके। एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है ये। तो ये है पूरी पुरुष टीम: अंडकोश, वीर्यवाहिनी, लिंग और प्रोस्टेट ग्रंथि। हर एक का अपना एक बहुत जरूरी काम है और सब मिलकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अच्छा, तो अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं, यानी स्त्री प्रजनन तंत्र। देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से अहम हिस्से हैं। यहाँ पर सबसे पहले और सबसे अहम है अंडाशय। ये वो जगह है जहाँ महिला प्रजनन कोशिकाएं यानी अंडे स्टोर होते हैं और यहीं से रिलीज भी होते हैं। हर महीने एक अंडा एक नए सफर के लिए तैयार होता है। फिर आता है गर्भाशय। सच कहूं तो ये एक कमाल का अंग है, एक सुरक्षित घर, एक नर्सरी जहां एक फर्टिलाइज्ड एग एक पूरे बच्चे के रूप में डेवलप हो सकता है। और आखिर में है फैलोपियन नलिकाएं। ये अंडाशय से गर्भाशय तक जाने का रास्ता है। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में शुक्राणु और अंडे का वो जो मैजिकल मोमेंट होता है ना, वो मिलन, वो यही होता है। तो स्त्री प्रजनन तंत्र के ये हैं 3 मेन प्लेयर्स: अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिकाएं। ये तीनों मिलकर एक नए जीवन को नर्चर करने के लिए, उसे पालने पोसने के लिए काम करते हैं। तो अब जब हम दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों से मिल चुके हैं, तो चलिए एक बार पूरी तस्वीर देखते हैं कि ये सब मिलकर ये कमाल का खेल खेलते कैसे हैं। तो यहाँ पे दोनों सिस्टम साइड बाय साइड हैं। देखिए हिस्से कितने अलग हैं, बनावट कितनी अलग है, लेकिन मकसद सिर्फ एक: जीवन का निर्माण। ये सच में नेचर के सबसे खूबसूरत कोलैबोरेशंस में से एक है।
तो अगली बार जब भी जीवन की कंटिन्यूटी के बारे में कोई सोचे तो इन सीधे साधे नामों के पीछे छिपी हुई उस जबरदस्त कम्प्लेक्सिटी को जरूर याद करना चाहिए। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये तो एक चमत्कार है जो हर दिन हमारे अंदर और हमारे आसपास हो रहा है ना? ये सोचने वाली बात कि ये कितना फैसिनेटिंग है। कभी सोचा है हम सब आखिर यहाँ आए कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब छुपा है बायोलॉजी की एक कमाल की कहानी में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए आज इसी सफर को समझते हैं कि जिंदगी की शुरुआत होती कैसे है। तो सीधा सवाल, इंसानी जिंदगी की शुरुआत होती कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक बहुत ही असाधारण बायोलॉजिकल सफर पर ले जाता है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक साइकिल से, एक चक्र से। लेकिन ये कोई मामूली बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये तो एक नई जिंदगी की संभावना के लिए स्टेज तैयार करने जैसा है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई रिदम हो, एक तैयारी चल रही हो। हर महीने शरीर खुद को एक बहुत ही खास संभावना के लिए तैयार करता है, एक नई जिंदगी बनाने के लिए। अब ये जो साइकिल है ना, इसका एक फिक्स टाइम फ्रेम होता है। ये 28 दिन की एक कहानी है जो हर महीने दोहराई जाती है। 28 दिन, जी हाँ, यही है वो मैजिक नंबर इस पूरी बायोलॉजिकल कहानी का। सारी की सारी प्रक्रिया इसी लगभग एक महीने के टाइम फ्रेम के इर्द गिर्द घूमती है। तो आखिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म चक्र है क्या? देखिए, ये एक दोहराया जाने वाला 28 दिन का साइकिल है जिसका बस एक ही लेकिन बहुत बड़ा मकसद है, शरीर को एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। अच्छा, तो इस 28 दिन के सफर में कुछ जरूरी पड़ाव आते हैं। पहले दिन साइकिल शुरू होता है, फिर साइकिल के बीच में सबसे अहम मोड़ आता है, एक ओवम यानी एग सेल का बनना और उसका रिलीज होना। और 28वें दिन तक ये साइकिल खत्म हो जाता है ताकि अगला फिर से शुरू हो सके। और यहीं पर एक सवाल उठता है, भाई इतनी सारी तैयारी आखिर किस लिए हो रही है? इस पूरे कॉम्प्लेक्स साइकिल का असली मकसद क्या है? तो इस तैयारी का मकसद हमें इस सफर के अगले और बहुत ही अहम पड़ाव पर ले आता है, कंसेप्शन और डेवलपमेंट। यही वो मौका है जब तैयारी और अवसर एक साथ मिलते हैं। सोचिए, ये पूरा का पूरा 28 दिन का साइकिल बस इसी एक पल के लिए होता है, वो पल जब कंसेप्शन यानी गर्भाधान मुमकिन हो पाता है। तो कंसेप्शन यानी गर्भाधान आखिर है क्या? ये वो जादुई पल है जब एक स्पर्म सेल एक ओवम को फर्टिलाइज करता है और उसी एक पल में एक बिल्कुल नई यूनिक सेल बनती है, एक ऐसी सेल जिसमें एक नई जिंदगी की पूरी क्षमता होती है। कंसेप्शन के ठीक बाद जिंदगी का पहला और शायद सबसे कमाल का सफर शुरू होता है, एक सिंगल सेल से एक पूरे ऑर्गेनिज्म बनने का सफर। इस सफर का जो पहला कदम है उसे कहते हैं जाइगोट, या हिंदी में कहें तो युग्मनज। ये जिंदगी का सबसे पहला रूप है। ये बस एक सिंगल सेल है, लेकिन सोचिए, इसी एक सेल में एक पूरे इंसान का जेनेटिक ब्लूप्रिंट छिपा होता है। पर ये जो सिंगल सेल है ना, ये एक जगह रुकता नहीं है, ये बहुत तेजी से डिवाइड होना शुरू कर देता है और डेवलपमेंट के अगले स्टेज में पहुंच जाता है, भ्रूण यानी एम्ब्रियो। मतलब एक सेल से कई सेल्स तक का सफर, जिससे एक मल्टी सेल जिंदगी बनती है। तो देखिए, ये एक सीधी साधी प्रोग्रेशन है, युग्मनज से बना भ्रूण और फिर भ्रूण से एक शिशु। यही है जीवन के विकास का वो बुनियादी रास्ता। और आखिर में पूरी बात बस इतनी सी है, ये एक अकेले सेल से एक पूरा इंसान बनने का एक हैरत अंगेज सफर है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। तो जब हम इस पूरे सफर को देखते हैं तो हैरानी तो होती ही है। सच में ये जीवन का चक्र कितना कमाल का और कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना? ये हमें याद दिलाता है कि बायोलॉजी अपने आप में कितनी बड़ी और गहरी मिस्ट्री है। जन्म नियंत्रण एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ना? तो आज हम इसी पर बात करेंगे और इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि सारे विकल्प एकदम साफ हो जाएंगे। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात,
हमारे सोर्स के हिसाब से ये टॉपिक एग्जाम में भी खूब पूछा जाता है, तो चाहे कोई पढ़ाई के लिए देख रहा हो या बस अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, ये जानकारी सबके काम आने वाली है। तो चलिए जन्म नियंत्रण को समझने के लिए इसे 4 लेवल्स में बांट लेते हैं। एक तरह से ये एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। हम पहले पायदान यानी प्राकृतिक तरीकों से शुरू करेंगे और फिर एक-एक करके स्थायी तरीकों तक पहुंचेंगे। इससे समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो सीढ़ी का पहला पायदान, प्राकृतिक तरीका, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पूरी तरह से बिहेवियरल अप्रोच है। मतलब इसमें किसी बाहरी चीज या दवा का कोई काम नहीं, ये बस अपने शरीर के साइकिल को समझने का खेल है। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? बस अपने शरीर की नेचुरल रिदम को समझना। सोचिए, जैसे कोई अपने काम का कैलेंडर रखता है, ये वैसा ही है, लेकिन अपने शरीर के लिए। ये पता लगाना कि गर्भधारण की संभावना कब सबसे ज्यादा है और कब सबसे कम, यहाँ सब कुछ टाइमिंग का ही खेल है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे पायदान की ओर। वो है बैरियर मेथड यानी अवरोधक विधि। और जैसा नाम है वैसा ही काम। इसका मकसद है एक फिजिकल ब्लॉक, एक रुकावट पैदा करना। ये मेथड स्पर्म और एग के बीच में एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल कॉन्डम। ये ना सिर्फ प्रेगनेंसी को रोकता है, बल्कि STIs यानी यौन संचारित संक्रमणों से भी बचाता है। और सबसे बड़ी बात, इसका कंट्रोल पूरी तरह से यूजर के हाथ में होता है। अब आते हैं एक ऐसे तरीके पर जो थोड़ा लॉन्ग टर्म है। हमारी तीसरी कैटेगरी है IUCDs। ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिन्हें कोई ऐसा उपाय चाहिए जो लंबा चले लेकिन परमानेंट ना हो। तो सवाल उठता है, ये IUCD है क्या चीज? इसका फुल फॉर्म है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसे एक बहुत ही छोटे से टी शेप के डिवाइस की तरह समझ सकते हैं, जिसे कोई मेडिकल प्रोफेशनल यूट्रस में इंसर्ट करता है और एक बार लग गया तो ये सालों तक प्रेगनेंसी से सुरक्षा दे सकता है। IUCDs में भी एक बहुत कॉमन टाइप है कॉपर टी। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कॉपर यानी तांबे का इस्तेमाल होता है और यही कॉपर स्पर्म को अंडे तक पहुंचने से रोकता है। ये भारत में काफी पॉपुलर चॉइस है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी सीढ़ी के आखिरी और सबसे ऊपर वाले पायदान पर। वो है सर्जिकल मेथड यानी शल्य चिकित्सा। ये एक बड़ा फैसला होता है क्योंकि ये एक परमानेंट यानी स्थायी तरीका है। पुरुषों के लिए जो प्रोसीजर होता है उसे कहते हैं वेसेक्टमी। इसमें वो नलियां ब्लॉक कर दी जाती हैं जो स्पर्म कैरी करती हैं। और महिलाओं के लिए जो प्रोसीजर है वो है ट्यूबेक्टमी, जिसमें फलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक किया जाता है। दोनों का मकसद एक ही है, प्रेगनेंसी को स्थायी रूप से रोकना। तो ये थे जन्म नियंत्रण के 4 मुख्य तरीके, टेम्पररी से लेकर परमानेंट तक। चलिए एक बार फटाफट सब कुछ रिकैप कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा? पहला, प्राकृतिक, जो टाइमिंग पर बेस्ड है। दूसरा, अवरोधक, जो एक फिजिकल ब्लॉक है। तीसरा, IUCD, जो लॉन्ग टर्म मगर रिवर्सिबल है। और चौथा, शल्य चिकित्सा, जो एक परमानेंट सोल्यूशन है। हर तरीका अलग अलग जरूरतों और लाइफ स्टेजेस के लिए है। अब जब सारे तरीके साफ हैं, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई कैसे तय करे कि कौन सा तरीका सही है। किसी के फ्यूचर प्लान्स, हेल्थ, लाइफ स्टेज, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो ये सिर्फ इन तरीकों को जानने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि किसी के लिए क्या सही है। और हाँ, इस बारे में किसी हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा कदम होता है।